नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, लेकिन प्रचार के दौरान नेताओं की जुबानी जंग जोरदार रही है। एक दूसरे पर जमकर तीखे बयान छोड़े गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को देश में सबसे खतरनाक बताया, साथ ही जहरीला सांप तक कह दिया है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी विवादित बयान दिया था। तब साधु संतों और बीजेपी ने खड़गे कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने भी यूपी उपचुनाव को संविधान बनाने वाले और मिटाने वालों के बीच का चुनाव बता दिया है। ये कहा है कि ये चुनाव बाबा साहेब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच का चुनाव है। भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन इन नारों और बयानों का वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। धुआंधार बयानबाजी और पोस्टरवार के बीच यूपी उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। आज ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए प्रचार खत्म हुआ, लेकिन चुनाव प्रचार में नेताओं की जुबानी जंग नहीं थमी, बल्कि तेज हो गई। वार पलटवार के दौर में नेताओं ने विवादित बयान तक दे डाले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस जैसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। जैसे ही बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़गे का ये बयान आया, सियासत में उबाल आ गया। खड़गे और कांग्रेस पर जमकर पलटवार हो रहा है। खड़गे जी के बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, खड़गे जी ने योगी जी को आतंकी कहा, और अब खड़गे जी एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है। तंग करने के लिए कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो उनके पीछे लग लग के और भौं करके चिल्लाते रहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसे चिल्लाने से ही उनको परास्त कर देंगे, लेकिन वो परास्त नहीं होते। इसी प्रकार का स्वभाव कुछ राजनेताओं का बन गया है। इससे पहले चुनावी समर में बटेंगे तो कटेंगे पर आर पार की जंग देखने को मिल रही थी। एक आदमी उनका बोलता है बटेंगे तो कटेंगे। कौन लोग बांट रहे भाई? कहां बटेंगे, क्यों? इसीलिए हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। वहीं सपा अध्यक्ष ने इस चुनाव को संविधान बनाने और मिटाने वाले के बीच बताया और दावा किया कि पीडीए ही संविधान की रक्षा करेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव बाबा साहेब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के बीच है। जुबानी जंग का शोर अब थम चुका है। 20 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता किसके नारे पर मुहर लगाएगी, ये 23 नवम्बर को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर, जिनके इर्द गिर्द ही आज की चर्चा रहने वाली है। खत्म हुआ है प्रचार, किसके नारों का ज्यादा प्रभाव? बिगड़े बोल, किस लाइन पर पड़ेंगे वोट? खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को सबसे खतरनाक क्यों बताया? अखिलेश का बाबा साहेब वर्सेस बाबा का नारा दिलाएगा क्या जीत?
तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ आलोक वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, इसी के साथ अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी है, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत और स्वागत के साथ चर्चा की शुरुआत आलोक वर्मा जी आपके साथ। आलोक जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना ही होगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप करार दे दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है इंडिया गठबंधन के सामने। जहां जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जहां ख्वाब पाल रहे हैं कि यहां हम इलेक्शन जीत जाएंगे, वहां वहां उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। हरियाणा का चुनाव बीता, खड़गे जी को लग रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि वहां वो चुनाव जीतेंगे, चुनाव वो हार गए। अब बाकी जगह जहां चुनाव हो रहा है, जहां वोट डलने जा रहे हैं, वहां पर भी रिपोर्ट तकरीबन सबको पता चल गई है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गई और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जानती है कि नतीजा क्या निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बहती देख करके आज ये सब घबराए हुए हैं, बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता कि वो हमारे काम पर बोलते, वो मोदी जी के काम पर बोलते, उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम पर बोलते। हम तो अपना काम लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया है, हम जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं, मोदी जी जिस तरीके से हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रहे हैं, उसे लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता, अच्छा लगता कि कांग्रेस कहती कि हमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, या जो वादा हमने किया था वो काम हमने पूरा नहीं किया। लेकिन उनको जो है इस पर बात नहीं करनी है, उनको और दूसरे जो मुद्दे हैं, दूसरे जो मसले हैं, उसी पर बात करनी है। उत्तर प्रदेश में 2024 में थोड़ा सा ये जो गफलत की बातें थी, इससे वो चुनाव जीत गए, लेकिन अब बहुत पानी बह गया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब गफलत में नहीं आने वाली और जो हिंदुस्तान की जनता है वो भी गफलत में जाने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि जब नतीजा निकल करके आएगा तो एक बार फिर से बुलंद जीत हम हासिल करेंगे और शायद इसीलिए ये सारे जो विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, ये घबराए हुए हैं। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन आपने मुद्दों का जिक्र किया। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे कम दिखे हैं, बल्कि सियासत में नारों का झुंझुना ज्यादा देखने को मिला। विजय जी, आपका रुख करते हुए, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर वोट शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है, लेकिन मुद्दों का जिक्र कहीं ना कहीं गायब सा नजर आया। देखिए, बाई इलेक्शन मुद्दों पे होते ही नहीं। बाई इलेक्शन में लोकल इश्यूज होते हैं, कैंडिडेट की इमेज होती है और साथ में पार्टियों की जो छवि है, सरकार के पक्ष में है, सरकार के खिलाफ है, ये सारे इंग्रेडिएंट काम आते हैं बाई इलेक्शन में। और कई बार देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले तो हमेशा रूलिंग पार्टी के लिए बाई इलेक्शन होता था। 10 सीटें हैं तो 9 सीटें 8 सीटें रूलिंग पार्टी जीतती थी। लेकिन भाजपा की सरकार के फर्स्ट कार्यकाल में 17 से 22 के बीच में बहुत से बाई इलेक्शन ही हारे और 22 के बाद के जो बाई इलेक्शन हुए उसमें जीत रहे हैं, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है उसमें इनकी सीटें घट गई। तो बाई इलेक्शन का कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये नारे जो गढ़े गए वो देश को प्रभावित कर रहे हैं। वो यूपी से निकले नारे और बहुत ही मेहनत की लोगों ने। दरअसल ये बदलाव की राजनीति भी है कि सोशल मीडिया के दौर पे लोग इस तरह के कैची नारे गढ़ रहे हैं जो ज्यादा लंबे ना हो, 2-3 शब्दों के हों, 6 शब्दों के हों और वो ऐसे उसमें आक्रामकता दिखे कि वो पूरे देश में फैल जाए या लोगों की जुबान पे आ जाए। क्योंकि अब ये जो नेता भाषण देते हैं वो सोशल मीडिया के लिए देते हैं। उनको पता होता है उनके भाषण का कौन सा अंश काट कर वो अलग अलग शॉर्ट वीडियोस में चलेगा, लोगों के मोबाइल तक पहुंचेगा। तो एक्चुअली जो मोबाइल तक पहुंचने की होड़ है वो मंच से बोला गया भाषण सामने जो मौजूद जनता है सिर्फ उसके लिए नहीं होता या उस क्षेत्र की जनता के लिए नहीं होता, बल्कि उस क्षेत्र की जनता तक पहुंचने की जो शॉर्ट वीडियो बनेंगे, जो नारे कैची होंगे, जो चलेंगे, उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। एक पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड तैयारी करके लोग जाते हैं और ये होर्डिंग लगी, उस पर ढेर सारी रिपोर्टिंग हम लोगों ने की कि भाई नारे इस तरीके के हो सकते हैं। लेकिन और विजय जी, नारों के जैसा कई कि आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लोगों तक पहुंचना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए एक भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा जब तक नहीं होगी तो कोई फायदा ही नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी वो बयान दे चुके हैं और अखिलेश यादव भी इस जंग में कूद चुके हैं। बाबा के बीच और बाबा साहेब के बीच का इसको चुनाव बता दिया है। तो क्या भाषा की थोड़ी सी मर्यादा नहीं रखनी चाहिए और इन नारों का चुनाव पे सच में इंपैक्ट पड़ेगा?
नहीं, देखिए, लोगों को मजा आता है और इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं वो पता नहीं, वो तो रिजल्ट से पता लगता है। लेकिन जो भाषा की मर्यादा है, हमारा कहावत और मुहावरे का जो कोश है बहुत बहुत समृद्ध है। उसमें बड़ी रोचक रोचक चीजें हैं, तमाम ऐसे मुहावरे हैं जो आज हम लोग यूज करें तो लगता है अरे ये भी मुहावरा है या ये भी कहावत है। और कई बार कुछ ऐसी लोकल कहावतें लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे याद है एक बार किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी जीवित थे, स्वर्गीय किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के लिए कुछ इस तरह की बात यूज कर ली जो उनके इलाके में लोग बोला करते थे, लेकिन बाकी लोग उसे नहीं जानते थे। उनके बोलने के बाद वो बहुत आपत्तिजनक माना गया, लेकिन बाद में बहुत पुलिस की घेरेबंदी हुई, लेकिन मायावती जी ने माफ कर दिया। उन्होंने कहा इस तरह की भाषा वहां है। तो इस तरह की भी बातें आती हैं, लेकिन मर्यादा तो होनी ही चाहिए। देखिए, आप राजनेता हैं, आपको जनता देखती है, नई पीढ़ी के बच्चे देखते हैं, आप जो बात बोलेंगे वो बात आगे चलेगी, उसका लोग विश्लेषण भी करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। अब जब खड़गे साहब ने योगी जी पे अटैक किया तो योगी जी ने काउंटर में उनके पूरी परिवार की हिस्ट्री बता दी कि भाई रजाकारों ने उनके परिवार को जिंदा जला दिया था। तो ये सारी चीजें आती हैं राजनीति में, और इस दौर की जो राजनीति है इसमें कोई चीज छिपी नहीं रहती, सारी चीजें आती हैं और लोग बड़ी बारीकी से इन चीजों को देखते हैं और इनका बड़ा इंपैक्ट होता है। आप लोकसभा चुनाव देखिए, उसमें किस तरह से इंपैक्ट आया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, उसका इंपैक्ट दिखाई दिया। खटाखट वाली जो भाषा थी उसका इंपैक्ट दिखाई दिया। तो इंपैक्ट होता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये कह रहे हैं तो कुछ करेंगे। तो असल में जनता जितना परिपक्व होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा और नेता गुमराह नहीं कर पाएंगे। अभी तो समस्या ये है कि नेता अपने वादे और चीजों से गुमराह कर लेते हैं, कई बार समस्याएं होती हैं, उससे जीत के भी आते हैं, सरकार नहीं चला पाती, इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, अनु जी का रुख करते हुए, अनु जी क्या सच में लगता है जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, इसका असर होगा वोट पर? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए आंचल जी, आपने जो सवाल किया है इस पे मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी कि रही बात भाषा की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक कह सकते हैं कि एक दूसरे उनके स्वभाव को बताने का प्रयास किया है कि उनका आरएसएस और बीजेपी का स्वभाव क्या है। और रही बात आचरण की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जितनी बार, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता या आरएसएस के लोग जितनी बार राहुल जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर जिस तरीके के अभद्र टिप्पणी किए थे, तो बीजेपी के लोग ये ना बोले कि भाई इस तरह के भाषा या इस तरीके का उपयोग करना कांग्रेस का देन है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि जितनी बार राहुल जी के, चाहे उनके पैदाइश के ऊपर या सोनिया जी के ऊपर इतने अभद्र टिप्पणियां की थी, तो उनको भी अपने गिरबान में पर जरूर झांक लेना चाहिए कि वो किस तरीके की टिप्पणियां, भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और रही बात काम की, तो देखिए हम लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन काम पर ही मुद्दों पे अपनी बात करती है, मगर जब जरूरत पड़ जाए, जहां पर उनको जवाब देना बहुत आवश्यक है, वहां पर कहीं ना कहीं हम तुलनात्मक बातें करनी पड़ती है। और वही काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया कि उन्होंने उनके आचरण को दर्शाया है तुलनात्मक रूप में, ना कि ये कहा है कि वो साफ है। भाई वो साफ जैसे, क्योंकि उनका काम ही वही है, ना तो वो लोगों को नौकरी दे पाते हैं। और रही बात, वो बार बार बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान की इज्जत करते हैं, हम आरक्षण की इज्जत करते हैं, तो हम तो पूछना चाहते हैं ना कि वो कौन से आरक्षण की इज्जत करें। 69,000 शिक्षक भर्तियों में उन्होंने आरक्षण का सबसे बड़ा धांधली किया, जिसके लिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ गया। उस लिस्ट को खारिज करके नए लिस्ट को जारी करने की बात की गई। ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, सबसे बड़ा फेलियर है यूपी। ठीक है, आलोक जी से जवाब लेंगे इसका, आलोक जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक बार सभी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए आशीष जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से कह दिया गया है कि ये चुनाव जो है इस बार का बाबा साहेब और बाबा के बीच का चुनाव है, क्या सही में ऐसा लगता है आपको? है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसपे कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसपे कोर्ट को बीच में आना पड़ा, क्योंकि संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया, कहीं हाई कोर्ट ने उसमें दखल दिया। तो इसलिए ये बात कही जा रही है। और जहां तक नारों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा नारों का असर होता है, क्योंकि नारों से आप एक चर्चा का विषय तो बन सकते हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे, लेकिन जो वोट डालने जा रहा व्यक्ति है
उसे नारों से कोई बहुत ज्यादा उसका उनसे सरोकार नहीं होता है। वो इस तरीके के नारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है प्रचार के दौरान? तो अब ये सरकार, ये वो लोग, अभी हमारे अखिलेश यादव ने भी किया है ना, उन्होंने कि मुद्दों पे, तो आप देख लीजिए कि पूरी जनता उत्तर प्रदेश और देश की देख ले कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। किसी ने मुद्दों पे वोट नहीं मांगा कि हमने ये चीजें बनाई हैं, ये चीजें की हैं, उस पर तो किसी कोई वोट नहीं मांग रहा है, कोई उस पे वोट बात ही नहीं कर रहा। तो मुद्दों पे जब आप नहीं बात कर रहे हैं तो आपको कुछ बात करनी है, तो आपने वो नारे उठा करके जो है लोगों को भ्रमित करने का या उनको एक तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया है उनके माध्यम से। लेकिन जनता तो ये देखेगी ना कि अंततः उसे मिला क्या। उत्तर प्रदेश की जनता आज देख रही है कि 8 बार पर्चे लीक हो जा रहे हैं। तो जब आप नौकरियां नहीं मिलेंगी तो उससे बहुत ज्यादा, उससे अपराध बढ़ता है, उससे लोगों पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। अब आज आप देखिए कि जो टैक्सेस हैं वो इतने ज्यादा हैं, पहले 14% सबसे ज्यादा टैक्स था, आज 28% है। तो इस सब की मार कौन झेल रहा है? एक आम नागरिक ही तो झेल रहा है। आप उसे नारों से बहला फुसला थोड़े समय के सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर वो देखेगा ना कि भाई मेरे और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर ऐसे ही सब चीजें आगे चलती रहेंगी। तो यहाँ आता है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों ने किया उसमें ये भी देखा गया कि वो बदलाव की राजनीति नहीं थी, वो बदले की राजनीति बहुत देखी हमने कि ईडी की जो रेड्स पड़ रही हैं और ये पड़ रहा है और लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जिसपे भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइंस जारी करी। क्योंकि आप इस तरीके का, जब आपको एक नई पावर मिली तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत आएगा। चलिए ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी देखिए, जब आपकी पार्टी को पावर मिली तो आपने गलत इस्तेमाल किया। इसके साथ ही अनु सिंह ने भी आरोप लगाया है कि पहले अपने गिरेबान में झाके फिर दूसरों पर आरोप लगाए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमें अच्छा लगता कि कांग्रेस के साथी या कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ और बोलते हैं। हमारे बहुत सारी कमियां हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता गिना रही हैं, लेकिन जबान की एक मर्यादा होती है। मैं कहूं कि कांग्रेस जो है गधों की जमात है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि कांग्रेस गधों की जमात है। तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपनी बातें नहीं आप नागनाथ सांपनाथ कह सकते हैं तो हम आपको गधे कह सकते हैं। हम भी कह सकते हैं ना कि आप गधों की जमात हैं। आपको बात करने का सलीका नहीं आता, इलेक्शन में कैसे जाना है, मंच पे भाषण कैसे देना है, ये आपको पता ही नहीं है। आपके अध्यक्ष को भी ये तरीका नहीं आता है। खड़े होकर आप लोग भाई मैं तो कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष अगर मंच पे खड़ा होकर कुछ कहते हैं, बेवजह की बात करते हैं, भाई आप हमारे ऊपर निशाना साधते, योगी जी के कामों पर निशाना साधते, मोदी जी के कामों पर निशाना साधते, अच्छा लगता। हमने सड़क बिजली पानी का काम किया कि नहीं किया, हमने जो वादा किया उत्तर प्रदेश की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से, उसे पूरा किया कि नहीं किया, इस पर आप सवाल उठाइए, अच्छा लगता है। ये कौन सी जबान है जिस जबान में आप बात कर रहे हैं? जब आपके अपने चलिए जाने दीजिए। मैंने कहा कि देखिए जबान को कड़वा करना हो। आप लोगों ने आरक्षण सुन लीजिए, बहुत सारी गालियां हम सबको आती हैं। क्या आपने महिलाओं को, अरे आपकी जमात। अच्छा आलोक जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि मुद्दों का जिक्र कीजिए। अभी आशीष जी ने कहा कि आपकी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष की। आलोक जी, आशीष जी का भी जवाब आपने सुना होगा ना। आशीष जी ने भी तमाम आरोप लगाए हैं, कहा है कि आपकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जो काम किए तो कोर्ट को दखल देना पड़ गया। अरे वही मैं कह रहा। अरे साहब, वही हम उत्तर प्रदेश में भी हासिल करते रहे हैं, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का हो, 19 का हो, गंवई इलेक्शन हो, प्रधानी का इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, सब में हमारी जीत रही है। 2024 में जरा गफलत में हम रह गए तो थोड़ी सी सीटें इधर उधर हो गई, बस। उसके बाद अब फिर से भी 9 सीटों का चुनाव का नतीजा आ जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, हमने काम किया कि नहीं किया, हमने सड़क पानी बिजली दी कि नहीं दी, तो हम रिटोरा पीट कर बताते हैं। मैं कटेरी गया था चुनाव के प्रचार में, घर घर जब हम जाते हैं तो पर्चा बांटते। साहब, योगी जी ने ये परिवर्तन लेकर के आया है। उत्तर प्रदेश की जनता, अगर आप सड़क पर निकलेंगी, किसी भी शहर में आप चले जाइए, पहले तो कुछ इलाकों में विकास होता था ना, आज तो सड़क पानी बिजली का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। 19 मार्च 2017 के बाद से ऊपर कैरोसिन डाल के जलने पे अपने आपको मजबूर हो गए। अरे साहब, आपका नंबर
नंबर आएगा आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा मोहतरमा, तब आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा, सारी बातें बोलिएगा। ये सारी बातें आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह जाके बताना चाहिए था। 9 जगह जहां इलेक्शन हो रहा है, 9 विधानसभा इलेक्शन जहां हो रहा है, वहां राहुल गांधी जी को भी कहते कि आकर के ये सारी चीजें बताएं। लगातार अपना अरे थोड़ा जाइए वहां जाकर बताइए लोगों को, हम तो बता रहे हैं। अरे किसानों को देखिए किसानों की भलाई, अरे साहब सुन तो लीजिए पहले, आप चिल्लाएंगी मैं चिल्लाऊंगा, बीच में इसमें बहस नहीं हो पाएगी, इसमें दुकान लग जाएगी, दुकान सज जाएगी, बनिया का बाजार हो जाएगा, सब्जी मंडी बच जाएगी, लेकिन बातचीत नहीं जाएगी। बातचीत सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए पहले सुन लीजिए, इसमें बहस नहीं हो पाएगी। मोहतरमा इसमें बहस नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप दोनों का रुख करते हैं। रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है, विपक्ष डरा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं। इनको तो 23 तारीख को वैसे भी समाजवादी पार्टी को कोसना है कि उन्होंने अगर इनको सीट दी होती तो शायद वो कुछ 1-2 सीट जीत जाते। तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से डरा हुआ है और विपक्ष समझ चुका है कि जनता उसको नकार चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने 75 साल जनता का शोषण करने का काम किया, 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की, उसके बावजूद इन्होंने जनता को बेसिक नीड नहीं दी, रोटी कपड़ा मकान रोजगार के लिए। आज भी अगर सरकार को काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने किया क्या 50 साल। कांग्रेस को तो ये जवाब देना चाहिए, परंतु कांग्रेस इस जवाब की बजाय, माफी मांगने की बजाय अपनी भाषा शैली का खराब कर रही है। तो कांग्रेस की स्थिति और समाजवादी पार्टी की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है देश के अंदर। अरे मैडम, आपको तो वैसे भी आपको हैसियत दिखा दी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर क्यों इतना बिलबिला रही हैं आप, इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं, इतना क्यों नाराज हो रही हैं? आपको तो वैसे भी 23 तारीख को समाजवादी पार्टी को ही कोसना है कि समाजवादी पार्टी ने अगर आपका साथ लिया होता तो शायद उनकी इतनी दुर्दशा ना होती जो रिजल्ट में होने वाली है। स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से डरा घबराया हुआ है और जनता उसको नकार रही है। कहीं भीड़ नहीं मिल रही है तो ये आए बाएं साएं कुछ भी ऊट पटांग चटपटे मसालेदार बयान देके ये भीड़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है रोहित जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनु जी, 23 तारीख को जब सीटें नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की तो क्या समाजवादी पार्टी को कोसेंगे, जैसे कि रोहित जी बोल रहे हैं? जैसे कि ये कोस रहे थे ना योगी जी को 80 की 80 सीट जीतने पर, वैसे ही ना कि जैसे जब 80 की 80 सीट ये जीत रहे थे तो कोस रहे थे कि भाई योगी जी की कमी थी, कि कार्यकर्ता की कमी थी, आपने कि हमने इतना काम किया, जनता हमको समझ नहीं पाई। तो भाई साहब एक बात कर लीजिए, आपने जनता से लड़ रही और हमको पता है बताना चाहिए ना भाई, आपको पार्टी की जगह। ठीक है रोहित जी, आपको समय दिया गया था, अब अनु जी की बात सुन लेते फिर आपका रुख करते हैं। ठीक है रोहित जी, लड़ रही है मैडम, कौन सी सीट पे चुनाव लड़ रही है? अरे एक ही सीट पे चुनाव लड़ लेती है, एक सीट भी नहीं मिली आपको, कैंडिडेट ही नहीं मिले क्या चुनाव लड़ने के लिए? कम से कम एक सीट पे तो चुनाव लड़ लेती मैडम। देखिए ऐसा है ना, गठबंधन की स्ट्रेटेजी और गठबंधन की बातें आप लोग नहीं समझ पाएंगे। वो इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने कभी भी अपने सहयोगियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, कभी किसी को पार्टी ने आपको दुकानी सब। ठीक है रोहित जी, ठीक है। अनु जी ये बताइए, कोसेंगे या नहीं कोसेंगे? क्यों कोसेंगे? हमको ये तो बताइए, जब हमको पता है कि उपचुनाव में हमारी सीटें आ रही हैं, हमें पता है कि जनता हमको चुन रही, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के जवाब में ही हम लोग को सारे जवाब मिल गए कि अब जनता चुनाव क्यों भाजपा से लड़ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आशीष जी का रुख करते हुए। ठीक है अनु जी, आशीष जी का रुख करते हुए। आशीष जी, विपक्ष पूरी तरीके से डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, इसी तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रोहित जी ने तो बोला भी। देखने वाली बात यह है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 महिला प्रत्याशियों को ही 9 में जो है सीटें दी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 5 महिलाओं को जो है उतारा है मैदान में। कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा सशक्त हो, हमारी सोच है, हमारा नजरिया है। और आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को आप देखिएगा ना कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिली, आरएलडी को शायद 1 सीट मिली है,
और अपना दल को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को ही अभी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं सही से, उनके अंदर नाराजगी है। पार्टी के अंदर जो नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं वो तो सबको ही पता है। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है रोहित जी। समाजवादी पार्टी को कम से कम महिला सम्मान की तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की सांसद इकरा हसन जो मुस्लिम समाज से आती हैं, कानपुर में उनके साथ इनके कार्यकर्ताओं ने क्या हश्र किया वो देश की जनता ने देखा, और सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी वायरल है कि उनकी खुद की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद आके कहा कि भाई कम से कम जो बाहर से हमारी खुद की सांसद आई हैं उनके साथ तो इस तरीके की अभद्रता ना करिए, ना वो वहां जाके क्या बोलेंगी। तो समाजवादी पार्टी को कम से कम महिला सम्मान की तो बात नहीं करनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाला कल्चर चला गया। अब सरकार बदल गई है, अब ज्यादा गलती करेंगे तो फिर बुलडोजर भी है और फिर एनकाउंटर भी है। तो इसलिए स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही इनकी खुद की सांसद जो मुस्लिम सांसद है इकरा हसन जब कानपुर में प्रचार करने आती है तो उनको नहीं बख्शते हैं, तो ये जनता की महिलाओं को क्या बख्शेंगे। तो कम से कम समाजवादी पार्टी के मुंह से इस तरीके की भाषा अच्छी नहीं लगती है कि वो महिला अपराध के ऊपर यहाँ पे आके बयान दे, क्योंकि चाहे वो मायावती जी का चीरहरण हो 1996 का और चाहे आज इकरा हसन जी का चीरहरण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो, वो प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देख लिया है। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा कहीं ना कहीं उजागर होता रहा है और इसी कारण से जनता अब समाजवादी पार्टी से ठीक है विजय जी का रुख करते हैं। विजय जी देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने तमाम प्रवक्ताओं को जो बैठे हुए हैं हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सुना होगा, प्रचार भी आपने देखा होगा किस तरीके से धुआंधार प्रचार किया गया, किस भाषा का इस्तेमाल किया गया, पोस्टर नारे सब कुछ। क्या आकलन लगा पा रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है, किसके नारों में दम नजर आ रहा है? देखिए, नारे और जिंगल्स का असर तो होता ही है, लेकिन अब इसमें किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला है, लोकसभा चुनाव के बाद का मुकाबला है। जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई उत्तर प्रदेश की सियासत, चूंकि बीजेपी का वर्चस्व था लेकिन वो वर्चस्व लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर हो गया। अब ये भरपाई बीजेपी को करनी है, पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है, संघ लग गया है, सारे रोहित अग्रवाल की पार्टी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो अब बीजेपी चाहती तो यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा सीटें, 9 में से ज्यादा सीटें जीत के अपना दबदबा वापस कायम करे, ताकि 2027 की लड़ाई इनकी आसान हो जाए और एक बूस्ट मिल जाए इनके कार्यकर्ताओं को। तो शायद नारे इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर एकजुटता के नारे का कोई असर होता है तो एकजुटता किसकी, मुझे लगता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है जब भी आप किसी। अच्छा, चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एकजुटता नजर आई क्या? ये तो देखिए, ये सवाल तो अनु पासवान से आपको पूछना चाहिए था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष ने कितनी जगहों पे रैलियां की, सभाएं की, कहां वो गए। ये सवाल तो आपने उनसे पूछा नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े ना, इसलिए आप अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, उनसे तो पूछ ही लूंगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ने उतनी सीरियसली लिया नहीं इस उपचुनाव को। एक अच्छा मौका था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, वो अगर सीटों पे ठीक से मेहनत करते तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति होती। ठीक है अनु जी, चुनाव को तो सीरियस लिया नहीं, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जी का अपना एक विश्लेषण है, हमारा जो विश्लेषण है कि हम लोग लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं, लगातार जितने पदाधिकारी हैं वो लगातार हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक जी का अपना उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आया अनु जी, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आई, सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आई। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।